कक्षा 12वीं की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दिनकर द्वारा रचित कविता अवकाश वाली सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अवकाश वाली सभ्यता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लिखी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भयावता मानवता के सामने उपस्थित हुई थी, परमाणु बम के हमले से मानवता त्रस्त हुई थी, इन सब को लेकर के कवि बहुत चिंतित हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है। रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनंतमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है, आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रखो। जब अवकाश बढ़ता है आदमी की आत्मा फूंकने लगती है, उचित है कि ज़्यादा समय उसे कर ही कर जगाए रखो। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, यह अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। तो आइए कविता का अर्थ सहित जो है अध्ययन करते हैं। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ। मैं रात के अंधेरे में, ये रात की कालिमा कवि को महसूस होने लगती है, क्योंकि वो विनाशक युद्ध के बारे में देखता है, विज्ञान के बढ़ते दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित है। तो कवि को विज्ञान के बढ़ते दुष्प्रभाव एक रात्रि के समान दिखाई पड़ते हैं और उस अंधेरी रात से कवि अपने दूरदृष्टि से देखना चाहता है। सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। अपने दूरदृष्टि से वह देखने की कोशिश करता है कि इसका समाधान कहाँ है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। अनागत माने आने वाले, जो आया नहीं है, जो आने वाले हैं। तो अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। तो जो आने वाला समय है, लेखक को अपने दूरदृष्टि से यह आभास हो जाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया कितना भी मशीनीकरण में व्यस्त हो जाए, विज्ञान का सहारा ले करके अपने कृत्रिम जीवन वह जीने लगे, लेकिन भारत अंततोगत्वा भारत ही रहेगा। यानी भारत अपने मानवीय मूल्यों को कभी छोड़ेगा नहीं। जो मानवीय मूल्य का जो है पूरी दुनिया में ह्रास हो जा रहा है, वह भारत में वह मानवीय मूल्य कायम रहेगा, भाईचारा कायम रहेगा। जो मानवीय गुण हैं वे भारत में कितना भी विज्ञान का प्रचार प्रसार हो जाए, वह भारत में अवश्य स्थापित रहेगा। मगर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यह ज्योति जो है आध्यात्मिकता की ज्योति है। यह ज्योति भाईचारे की ज्योति है।
यह ज्योति विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की है। तो ये सारे जो मानवीय गुण हैं वो भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। जैसे दाहिना करतल यानी दाहिने हथेली पे, जैसे हम पूजा पाठ करते समय अपने दीप को दाहिने करतल पर रखते हैं, वैसे ही भारत आध्यात्मिकता और इन मानवीय मूल्यों के दीपक को अपने दाहिने करतल पर रखेगा। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में नहाएगी और भारत की इस आध्यात्मिकता की रोशनी में पूरी दुनिया स्नान करेगी, सराबोर होगी। कभी आगे कहते हैं कि साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनंतमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता की आगामी मूल्य पीठ होगी। साबरमती ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम के किनारे पर ये साबरमती आश्रम है। गांधी जी द्वारा स्थापित ये आश्रम, ये सत्य और अहिंसा का उद्घोष यहीं पर हुआ था। गांधी जी का जो है सत्याग्रह का अभिनव प्रयोग यहीं से हुआ था, जो दुनिया उसका लोहा मानने लगी। तो साबरमती, पांडिचेरी एक केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर महर्षि अरविंद घोष का आश्रम है। ये वही अरविंद घोष थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन इन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुने और यहीं पर पांडिचेरी में इनकी तपोस्थली यानी इनका आश्रम बना। तिरुवनंतमलई ये तमिलनाडु राज्य में तिरुवनंतमलई एक जिला है जहाँ पर जिले का मुख्यालय है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये बसा हुआ है और बहुत से मंदिर हैं, मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, लोग उसमें शंकर की आकृति के दर्शन करते हैं। और यहीं पर महर्षि रमण की तपोस्थली है जहाँ से अद्वैतवाद की शिक्षा उन्होंने दी थी। दक्षिणेश्वर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता महानगर के उत्तर में हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह रामकृष्ण परमहंस की तपोस्थली है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी ने इस मंदिर को बनवाया था, जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस उसके मुख्य पुजारी हुआ करते थे। बाद में उन्होंने इसी को अपना जो है तपोस्थली बनाया। इसी दक्षिणेश्वर में जो है दुनिया को शांति और मानवता का जो है उपदेश दिया है। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद, जो कि पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का डंका बजाए थे, और 1893 ईस्वी में 11 सितंबर के दिन उन्होंने विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन से अवगत कराया था और दुनिया जो है बड़े आश्चर्य से उनके भाषण को सुनी थी। तो ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवनंतमलई और दक्षिणेश्वर। यानी यहीं से लोग अपनी शांति का पाठ पढ़ेंगे, यहीं से लोग जो है आध्यात्मिकता का जो है पाठ पढ़ेंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, जब दुनिया परमाणु अस्त्रों से, विज्ञान के कुप्रभाव से झुलसेगी, तो भारत से ही शांति की धारा, शीतलता की धारा बहेगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। रेगिस्तान, यह रेगिस्तान सूचक है कि उस सुख की कल्पना के लिए जहाँ मनुष्य ये सोचता है कि सारे सुख मिल जाएंगे विज्ञान के द्वारा, भौतिकता के द्वारा, जो भौतिक सुख साधन हैं, सारे भौतिक सुख साधन हम अपना लें तो सारा सुख मिल जाएगा। इस भ्रम में वे रेगिस्तान में भटक रहे हैं। जैसे मृग मारीचिका में मृग भटकता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है, जलाशय का दर्शन नहीं होता है, वैसे ही इस भौतिक भोग विलास में लोग भटकते रहेंगे, लेकिन वास्तविक सुख उनको नहीं मिलेगा। तो रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां
संततियां माने संतानें, आने वाली पीढ़ियां थकने वाली हैं, वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। फिर वे पीपल की छाया जो छाया और शीतलता का द्योतक है, जो प्रकृति जीवन जीने का एक द्योतक है। यहाँ कवि कहा कि फिर लोगों को अपने मूल रूप में प्राकृतिक जीवन में लौट करके आना पड़ेगा। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है, यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य अत्यधिक सुख के लोभ से ग्रसित रहेगा। आज वह विभिन्न तरह के सुख साधनों के लिए यंत्रों का, सामानों का वो भोग कर रहा है, और यही लालच जो है मनुष्य को मारेगा, वही विनाश करेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कारों से हारेगा। आविष्कार कर रहा है मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए, लेकिन यही आविष्कार एक दिन मानवता पर भारी पड़ेंगे। गांधी कहते थे अवकाश बुरा है। गांधी जी कहते थे कि अवकाश खालीपन बुरा है, अवकाश बुरा है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रखो, आदमी को हर समय काम में लगाए रखना चाहिए, उसे हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी की आत्मा उगने लगती है। जब आत्मा उगने लगती है तो आदमी का बहुत बड़ा ह्रास होता है। तो अत्यधिक अवकाश आदमी को कि आत्मा को जो है कुंठित कर देने वाला है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रखो। करघा सूत काटने का यंत्र है। गांधी जी कहते थे कि अधिक से अधिक समय लोगों को करघे पर काम दिया जाना चाहिए ताकि वे काम में लगे रहें। अवकाश वाली सभ्यता आने ही वाली है। आदमी खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ये कविता लिखी गई है। कवि दिनकर जी को यह आभास था कि आने वाले समय में और अधिक अवकाश वाली सभ्यता आएगी, यानी और लोगों के पास अवकाश बढ़ जाएगा और आदमी खाएगा, पिएगा, मस्त रहेगा। आदमी के पास कोई अभाव नहीं रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं रहेगा, लेकिन केवल काम का अभाव रहेगा। करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। वह सुख तो भोगेगा मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। व्यक्ति जो है तरह तरह के सुखों का उपभोग करेगा, लेकिन फिर भी वह अवकाश से त्रस्त रहेगा, खालीपन से वह त्रस्त रहेगा। करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है सारा कार्य मनुष्य का कर देगा। दुनिया घूमकर इस निश्चय पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। तो दुनिया इस निश्चय पर पहुंचेगी कि केवल हम विज्ञान को दोष नहीं दे सकते हैं, हम खुद अपने विवेकपूर्ण जो है ये कार्य से जो है हम अपने को बचा सकते हैं, और केवल विज्ञान पर यह सारा भार डालना उचित नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। आदमी को चाहिए कि वह काम करे, काम से कभी वो मुक्त ना हो। और हाँ, ये अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। काम से थका हुआ आदमी आराम करे, यह अच्छा है। और आदमी आराम करता है इसलिए कि फिर पुनः उसे कार्य करना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है विज्ञान के बढ़ते वर्चस्व को लेकर चिंतित है, जो मानव और मानवता पर भारी पड़ने वाले हैं। और ये कविता अवकाश वाली सभ्यता कविता दिनकर जी की काव्य रचना भग्न वीणा से ली गई है। भग्न वीणा। धन्यवाद।